40 to 40 प्लस लोगों के एज ग्रुप में होते हैं, उससे कम वाले लोग जो होते हैं दे आर स्लाइटली मोर अवेयर, उनके फ्रेंड सर्कल्स वगैरह से उनको पता है कि ऐसे स्कैम्स हो रहे होते हैं, राइट? सो डिजिटल अरेस्ट, there is no such provision, even under new criminal laws there is no such provision of digital arrest. क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ सुना नहीं है कि जिन लोगों ने कॉल किया है, जिन लोगों ने आपको इस टाइप का स्कैम कर रहे हैं, वो अरेस्ट हुए हैं, बिहाइंड द बार गए हैं, वो मैंने कभी सुना नहीं। तो उसको ट्रैक करने का क्या रीजन है, उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं पुलिस? See, what is happening is जो पैसा आ रहा है ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स में भी या साइबर क्राइम्स में भी, मैक्सिमम जो पैसा आ रहा है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कहता है कि अगर प्रॉमिस करते हैं मैरी करने के लिए, एक मैन एक वुमेन को प्रॉमिस करता है एंड इन द गार्ब ऑफ दैट प्रॉमिस अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको भी जो पनिशेबल करने वाला जो हमारा रिसेंट सेक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स सेक्शन 69। सो मैम, इज इट नॉट वेरी प्रॉब्लमैटिक? क्योंकि ऐसे ना फॉल्स केसेस के चांसेस, एविडेंस का पूरा जो मैटर है ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिल से दिल तक पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है लॉयर सीरीज के पहले एपिसोड में। तो यस, आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जो एस्पायरिंग लॉयर है उनके लिए तो होगी ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो लॉ बैकग्राउंड के बाहर के लोग हैं उनके लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हमारी जो गेस्ट है वो रिनाउंड लॉयर प्राची प्रताप जी है। तो शुरू करते हैं इंटरव्यू, और एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ट्रस्ट मी। दिस इज माय फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ लॉयर सीरीज। मैंने इससे पहले बहुत सारे एक्टर्स के पॉडकास्ट लिए, बट ये लॉयर्स सीरीज की पहली एपिसोड है। एंड इंटरेस्टिंग। या सो इस एपिसोड में व्हाट मी एंड माय टीम हैव प्लान की जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको, उनमें से किसी एक को मौका देंगे हम लोग ये इंटरव्यू में आओ, पॉडकास्ट में आओ एंड इंटरेक्ट करें, और उनके पास जो सवाल है वो जो भी एस्टीम्ड गेस्ट है हमारे, उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं। सो टुडे वी हैव अंशिका यादव। Ansika, just introduce yourself now, please. Sure, sir. Ma'am, I'm practicing in MP High Court currently, and I'm also preparing for civil judge examinations. So both That's of these good. things are running simultaneously as of now, and it's such a privilege that sir has given me this opportunity to ask you a question. मैं इस चीज के लिए बहुत thankful हूँ sir से. Fabulous, good to know about you. सो अंशिका, आपके पास एक सवाल था जो आपने मुझे रात को भेजा था, तो वो सवाल आप मैम से प्लीज पूछिए। सो मैम, आपने अपने एक टेड टॉक में जिसका नाम था अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, उसमें आपने ये मेंशन किया था कि एक डाउरी डेथ केस की विक्टिम उस पर्टिकुलर केस में कैसे उस विक्टिम की सफरिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को दी गई थी कि क्या कोर्ट में उसका डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो एडमिट हो सकेगा। क्या आपके अनुभव में कभी ऐसा हुआ है कि ये सारी जो लीगल टेक्निकलिटीज हैं उनके वजह से ट्रू जस्टिस अफेक्ट हुआ हो या अचीव ना हो पाया हो? That's my question, ma'am. Actually, there are many such cases जिसमें कि डाइंग डिक्लेरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृतिकालिक घोषणा, उसको एडमिसिबिलिटी पे उस पे काफी बार होता है कि जब वो एडमिसिबल नहीं होता है तो ट्रायल में वो एडमिसिबल नहीं हुआ तो फिर अक्यूज तो आर नॉट कन्विक्टेड, दे आर सेट फ्री, राइट? तो इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम देखते हैं कि वो डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी आपके डाउरी डेथ्स में ही नहीं, सिर्फ बाकी भी केसेस में एक केस को पॉइंट करती हूँ, बट लेट मी जस्ट टेल यू वन बिट अबाउट दैट इंसिडेंट बिकॉज दैट इंसिडेंट इज एक्सट्रीमली, आई वुड से इट्स ingrained in my heart in some place because that woman, it was very, जो विचलित करने वाला होता है वीडियो वैसा था, और पूरा इंसिडेंट बस इस पे बेस्ड था कि वो उसकी डेथ हो गई, उसने कितना सफर किया, बोथ इमोशनल, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर डेथ के वक्त, मगर सबको ये था कि उसकी डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगा कि नहीं। अब अंडर न्यू क्रिमिनल लॉज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आर एडमिसिबल, विच इज गुड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट केस जो पूरे इंडिया को पता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में था, वो था निर्भया केस, विच वाज मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ NCT। एनीहाउ, तो उसमें क्या था, देयर वर 3 डाइंग डिक्लेरेशंस
She had given 3 dying declarations before she died and all 3 of them were admissible. उसके बेसिस पे उन 5 लोगों को 5 अक्यूज को कन्विक्ट किया गया था. इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जस्टिस टू बी मेट. अगर उसके निर्भया केस में तीनों डाइंग डिक्लेरेशन चैलेंज किए गए थे, बिकॉज डाइंग डिक्लेरेशन का एक होता है कि किसने रिकॉर्ड किया, और उसने 3 ये था. उसमें लास्ट वाला जो डाइंग डिक्लेरेशन था दैट वाज जस्ट थ्रू जेस्चर्स. वो बोल के भी नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम शी वाज इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन कि वो बता नहीं सकती थी. And that is a very landmark judgment as far as dying declaration is concerned. And very few people know it, and I think every law student should know it as far as trial is concerned. सबको पता होना चाहिए कि एक एक छोटे छोटे पार्ट्स अगर एक केस के एडमिसिबिलिटी क्या हुआ, एविडेंस का वो नहीं है ऑन रिकॉर्ड ठीक से, तो जिस बंदे ने भी गुनाह किया है वो तो फ्री घूमेगा, राइट? एंड वी डोंट वांट दैट. So that is why it's extremely important. And मैं अपना पर्सनल कोई केस मुझे बताने की जरूरत नहीं है. ये केस ही इतना भयभीत करने वाला और इतना फेमस रहा है कि इसमें अगर वो 3 टाइम डिक्लेरेशन टेक्निकल रीजंस पे रिजेक्ट कर दिए जाते तो वो जो जिनको फांसी की सजा हुई थी वो तो घूम रहे होते आज. बट टेल मी मैम, आपने ऑफकोर्स हम लोग काफी न्यूज को कंज्यूम करते हैं, न्यूज देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये बेसिकली मैं आम जनता लोग के तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि उन लोग को जानने की जरूरत है इसके बारे में. बहुत टाइम लग जाता है जस्टिस मिलने में किसी को भी. कोई भी अगर आप कोई भी अक्यूज को आपने सपोज उसने रेप किया है तो उसके 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद कोई रिजल्ट आता है. इतना टाइम क्यों लगता है? हमारे जुडिशियल सिस्टम में इतना टाइम क्यों लगता है हर चीजों को लेकर? सी, हम लोग कहते हैं कि जुडिशियल सिस्टम में टाइम लगता है, बट लेट मी बी ऑनेस्ट, इसमें जुडिशरी का कोई दोष नहीं है. पहली चीज, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज नो फॉल्ट ऑफ जुडिशरी. जजेस आर बर्डन्ड और कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड. तो डेट जल्दी नहीं मिलती है, डेट लेट की मिलती है, और उसमें भी कोई गलती उनकी नहीं है, बिकॉज सबको सुनना है. इतने सारे केसेस है, सबके नंबर आने चाहिए, राइट? पहली चीज ये हो गई. दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी नहीं आई, दूसरी पार्टी नहीं आई, तो केस को एडजर्न कर दिया जाता है, नेक्स्ट डेट मिल जाती है, जो तारीख पे तारीख लोग बोलते हैं. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ट्रायल स्टेज पे जितने भी विटनेसेस होते हैं सबका एविडेंस होगा, क्रॉस होगा, और वो बहुत जरूरी है. कभी कभी ऐसा होता है, कुछ केसेस होते हैं जिसमें एनडीपीएस के बहुत से केसेस होते हैं. एनडीपीएस इज द नार्कोटिक्स एंड ड्रग्स वाला एक्ट जो होता है, गांजे और इन सबको लेके, उसमें हम अधिकतर देखते हैं कि एक एक केस में 10, 15, 20, 50 विटनेसेस हैं, तो उनका सबका एविडेंस होने में वक्त तो लगेगा. तो ट्रायल स्टेज पे ही टाइम बहुत लग जाता है. एंड इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की, इतने सारे केसेस हैं, और बहुत से फ्रिवलेस केसेस भी होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, जो बिना कोर्ट में गए भी सेटल हो सकते हैं, मगर वो भी कोर्ट में आ गए हैं, तो इसलिए डिले होता है. और सब सारे विटनेसेस का एविडेंस होना इसलिए जरूरी है. भाई, अगर एक विटनेस के एविडेंस से भी बंदा बच सकता है तो बच जाए, या एक विटनेस के भी एविडेंस से कोई इंसान जेल जा सकता है तो वो जाए. मतलब जस्टिस हैज टू बी डिलीवर्ड, और जस्टिस डिलीवर करने के लिए सबका नंबर आना जरूरी है. So that is what's causing the delay. It has got nothing to do with judiciary. It's got nothing to do with lawyers. It's got that everybody needs to be heard. Right. And काफी फेक केसेस भी आते हैं कि इनको ब्लेम कर दिया है किसी लड़की ने, तो वो भी काफी फेक केसेस आज चल रहे हैं आजकल. बट यस, टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं हमारी जुडिशियल सिस्टम पे हम लोगों को भरोसा करना चाहिए, सो दैट कि I agree with you. यस. सो मैम, अब आते हैं एक बहुत ही आजकल चल रहा है डिजिटल स्कैम पे. तो रिसेंटली एक टाइम होता था फिजिकल चोरी होती थी, और अब आजकल ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे डिजिटल चोरी होती है. और रिसेंटली मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किसी ने किया था मुझे, और एक इन्फ्लुएंसर है जो मेरे दोस्त भी है, उन्होंने एक वीडियो बना के डाला था जिसमें उन्होंने वर्ड यूज किया डिजिटल अरेस्ट, जो कि वो 42 आवर्स डिजिटल अरेस्ट में थे. एक फेक पुलिस वाला उस पर कोई ब्लेम लगाता है और वो वीडियो कॉल में है, पर फुली ड्रेस्ड अप पुलिस वाला, और वो उसको गाइड कर रहा है कि आप इस केस में फंस चुके हो और आपको घर में रहना है, आप किसी का कॉल नहीं उठा सकते हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकते हो, आप किसी से मिल नहीं सकते हो, आपको ये ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा बैंक अकाउंट में जाके हमारे इसमें, तभी हम आपको छुड़ा सकते हैं इसमें. तो इस पे आप क्या कहोगे, ये जो डिजिटल स्कैम आ गया है? राइट. साइबर क्राइम काफी बढ़ गया है.
डिजिटल अरेस्ट एक नए तरह का साइबर क्राइम आया है, और ये जो साइबर क्राइम है ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, ये बाकी कंट्रीज में भी सेम मिरर हो रहा है उन कंट्री के हिसाब से। जैसे यूएस में होता है कि कोई फोन करेगा शेरिफ बन के, ठीक है, और उसमें भी इस तरह से कर रहे हैं। इंडिया में भी ये तो आप साइबर क्राइम में हम हमेशा ये देखते हैं कि एक ही तरह का क्राइम सोशल कल्चरली एडजस्ट होकर डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा होता है, राइट। डिजिटल अरेस्ट में इंडिया में अक्टूबर में जो डेटा आया था, मैंने इस पर अभी बात भी की है बीच में, 210 करोड़ सिर्फ डिजिटल अरेस्ट में इंडिया से गए हैं, राइट। और साइबर क्राइम में 1700 करोड़ गए हैं। एंड ये हम 2024 का अक्टूबर तक का बात कर रहे हैं। एनसीआरबी का डेटा बाद में आएगा, उसमें पता चलेगा असली में कितने में। डिजिटल अरेस्ट बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। होता क्यों है कि जैसे ही कोई बोलेगा कि पुलिस से फोन आया, या कोई भी नोटिस ऐसी फेक आती है, मेरे भी फोन पे आई है, मेरे भी ईमेल पे आई, आपके भी आई होंगी, तो इंसान पहली चीज घबरा जाता है, एंड दैट इज वेयर यू लूज हाफ ऑफ द बैटल। क्योंकि हर एक इंसान, मैक्सिमम लोगों में जागरूकता नहीं है। और डिजिटल अरेस्ट केसेस होते किस पे हैं आप देखेंगे तो 40 to 40 प्लस लोगों के एज ग्रुप में होते हैं। उससे कम वाले लोग जो होते हैं दे आर स्लाइटली मोर अवेयर, उनके फ्रेंड सर्कल्स वगैरह से उनको पता है कि ऐसे स्कैम्स हो रहे होते हैं, राइट। सो डिजिटल अरेस्ट, there is no such provision, even under new criminal laws there is no such provision of digital arrest. And पहली चीज है जागरूकता बहुत जरूरी है इस बारे में। लोगों को पता होना चाहिए किस किस नए तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं। अगर किसी के साथ भी घटता है तो उन्हें दूसरे लोगों को बताना चाहिए, तभी ये चीजें कम होंगी। सेकेंडली, व्हाट दे डू इज, उनके पास जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मैनिपुलेट करते हैं। और ये जो स्कैम्स हो रहे हैं ये सिर्फ इंडिया में बैठ के नहीं हो रहे, ये स्कैम्स हो रहे हैं साइबर क्राइम कंपाउंड्स जो साउथ ईस्ट एशिया में है, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, सब जगह पे। बट देयर आर लॉट ऑफ साइबर स्लेव्स जो इंडिया से है वहां पे। 30,000 साइबर स्लेवरी में इंडियंस मिसिंग है आज भी, 250 ही वापस आए हैं इंडिया अभी तक। तो इन लोगों को वहां पे ले जाके इनसे ये क्राइम कराया जाता है। तो जो मास्टरमाइंड वहां पे बैठा है उसको भी अब इंडियन गवर्नमेंट अरेस्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 48 ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता के। ये नए प्रोविजंस आए हैं हमारे नए लॉ में। तो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, इसमें सिर्फ जागरूकता जरूरी है और इंसान को भयभीत नहीं होना है। अगर आपके फोन में भी दिखा रहा है ट्रू कॉलर में कि अच्छा ये नंबर हो, क्योंकि लोग ऐसा कर देते हैं या पुलिस स्टेशन का सेटअप बना देते हैं, डोंट बी स्कैर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अपने पास वाले 2 लोगों को बुला लीजिए, कोई भी फोन है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि पुलिस आपको सम्मन देगा, बोलेगा मुझे तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दो। ऐसा तो होता नहीं, हर चीज की अपील करने की इजाजत है हमें, वी हैव अ राइट। तो दिस इज बेसिकली अ साइकोलॉजिकल टैक्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जहां मेंटल फोर्टिट्यूड नहीं होता है वहां पे इंसान कर जाता है। राइट, अग्री मैम। बट जो विक्टिम्स है, जो फेस कर चुके हैं, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से जा चुके हैं, तो वो जब कंप्लेन कराने जाते हैं तो, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ न्यूज़ सुना नहीं है कि जिन लोगों ने कॉल किया है, जिन लोगों ने आपको इस टाइप का स्कैम कर रहे हैं, वो अरेस्ट हुए हैं, बिहाइंड द बार गए हैं, वो मैंने कभी सुना नहीं। तो उसको ट्रैक करने का क्या रीजन है, उनको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं पुलिस? See, what is happening is जो पैसा आ रहा है ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स में भी या साइबर क्राइम्स में भी, मैक्सिमम जो पैसा आ रहा है उसको वो लोग तुरंत क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके बाहर ऑफशोर्स भेज दे रहे हैं। और जो बाहर के साइबर क्राइम कंपाउंड्स है वो भी करते हैं। इनफैक्ट एक केस था अभी साउथ में, उसमें क्या था कि उन्होंने को वर्किंग स्पेस पे ऑफिस रजिस्टर करा लिया था। अब वो कैसे भी रजिस्टर कराया पता नहीं, बाद में व्हेन ईडी वेंट देयर कोई बंदा ही नहीं मिला, कंपनी भी ऑफशोर थी, पैसा भी चला गया। और ये जो क्रिप्टो करेंसी से बाहर पैसा जा रहा है मनी लॉन्डर होके, वो सारा किस में यूज होता है? ड्रग्स, टेरर फंडिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। राइट। तो दिस इज अ बिग, तभी तो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम साइबर क्राइम न्यू क्रिमिनल लॉज में साइबर क्राइम वर्ड आया है अंडर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स। या आई अंडरस्टैंड, बट टेल मी वन थिंग, अगर मैं ये सिचुएशन फेस कर चुका हूँ और मेरे साथ स्कैम हो चुका है, मेरे बैंक से पैसा जा चुका है, तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए? ये आप फर्स्ट यू इन्फॉर्म योर बैंक। पहला चीज आपको बैंक को तो इन्फॉर्म करना है। सेकेंडली आपको एक पुलिस कंप्लेन FIR करनी है, राइट। एंड पहले होता था कि जो भी हमारी FIR होती थी वो सेक्शन 66 IT एक्ट में होती थी। अब जो आपकी FIR है वो तो रहेगा ही, बट आप उसमें भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस डालेंगे। स्कोप बढ़ गया है अब, और जब स्कोप बढ़ा है, इसका रीजन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब जब स्कोप बढ़ता है किसी चीज का तो पुलिस को पावर ज्यादा आ जाती है एक्शन लेने की। राइट। Yes, so Anshika, you have something to ask?
Yes, sir, I do have a question. Ma'am, this is related to Bharatiya न्याय संहिता itself. So, ma'am, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जो कहता है कि अगर प्रॉमिस करते हैं मैरी करने के लिए, एक मैन एक वुमेन को प्रॉमिस करता है, एंड इन द गार्ब ऑफ दैट प्रॉमिस अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको भी जो पनिशेबल करने वाला जो हमारा रिसेंट सेक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स सेक्शन 69. 69. So, मैम, इज इट नॉट वेरी प्रॉब्लमैटिक? क्योंकि ऐसे ना फॉल्स केसेस के चांसेस, एविडेंस का पूरा जो मैटर है ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है. You are absolutely right that it will happen. हाँ, और सेक्शन 69 में इट्स नॉट ओनली फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, अब उसको इसलिए डाला गया, उसमें एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं. राइट, आई एग्री विद यू कि इसके फॉल्स केसेस भी आएंगे, बट आई जस्ट डिड अ मैटर इन बॉम्बे नवंबर में which was under section 69, and I'm so glad that this was introduced, because बहुत से ऐसे हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि हर चीज, एवरीथिंग इज अ डबल एज स्वॉर्ड, फॉल्स आएंगे, राइट, मगर जिनके साथ असली में दिक्कतें आ रही हैं उनको तो थोड़ा जस्टिस मिलेगा. फॉल्स तो डोमेस्टिक वायलेंस के भी आ ही रहे हैं, राइट, बट वी ऑल्सो नो दैट 50% आर राइट. Right. Yes, so something related to this only, but थोड़ा सा अलग है, क्योंकि फिर मैं हमेशा जो आम जनता को जानना है उसी के रिलेटेड में सवाल पूछता हूँ. तो बेसिकली मेरे को डिवोर्स के ऊपर ही जानना है. तो हमेशा कोर्ट में, अभी रिसेंटली दैट बैंगलोर का केस आपको पता होगा, सुसाइड हुआ था, दैट सुभाष ने सुसाइड किया था जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल हैरेसमेंट, आप जो भी बोलो, कुछ भी वर्ड यूज करो उसके पीछे. बट यस, कहीं ना कहीं कोर्ट में हमेशा वुमेन को प्रायोरिटी दिया जाता है. अगर आप लेडी हो, आपका डिवोर्स हुआ है, तो आप कुछ भी डिमांड कर सकते हो कोर्ट में. No. ये मैंने ये बहुत देखा है. सी, ऐसा कहा जाता है कि डिमांड कर सकते हो, राइट, बट कोर्ट उस पर अग्री करती है कि नहीं, वो बात अलग है. कोर्ट हमेशा नहीं अग्री करती. कोर्ट किसी भी डिसीजन से पहले दोनों तरफ की हैसियत देखेगी, बैंक स्टेटमेंट्स देखेगी, अर्निंग कैपेसिटी देखती है, एजुकेशन देखती है, जरूरतें देखती है. बैंगलोर में ही एक मैटर था जिसमें द वुमन वाज आस्किंग 6 लाख, द कोर्ट सेड नो, जाके काम करो. कोर्ट इज नॉट, जुडिशरी इज नेवर एंटी मेन और प्रो वुमेन, इट इज प्रो फैक्ट्स. कभी ऐसा होता नहीं. हाँ, मैं मानती हूँ कि अब्यूसिव होता है, मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत से ऐसे केसेस है जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस फॉल्स आता है, men are being abused, but men को एक राइट है जो they don't realize. अगर उनको लग रहा है कि उनके ऊपर मेंटल अब्यूज आ रहा है और वो डोमेस्टिक वायलेंस तो फाइल नहीं कर सकते, मगर वो क्रुएल्टी एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ले सकते हैं, राइट. और ऐसे केसेस हुए भी हैं जहाँ पे women was taunting a man कि तुम काले रंग के हो, तुम बहुत डार्क हो, तो वो ग्राउंड एक्सेप्ट किया गया था एज अ डिवोर्स. देयर वाज अनदर केस वेयर द वुमन सेड तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, उस बात पे उल्हाना देते थे, तो उस पे भी उसको डिवोर्स मिल गया. सो इट्स नॉट, इट इज बैलेंस्ड, मगर लोगों को पता नहीं है. भाई, आप डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं जा रहे, आप क्रुएल्टी में जाइए, आप डिवोर्स ले लीजिए, छोड़ दीजिए अगर आपको इतना टॉर्चर हो रहा है, बट डोंट कमिट सुसाइड. दैट इज फॉर द वीक. लाइफ इज अ गिफ्ट. राइट. बट ऐसा कोई प्रोविजन है जहाँ पे अगर आपको मेंटल हेरेसमेंट हो रहा है घर पे, तो आप उस पे भी आप जाके कोर्ट पे आप अपील कर सकते हो कि यार मेरे को मेंटल हेरेसमेंट हो रहा है? That's what I said. Mental cruelty is a ground for divorce. That is an abuse, right? Which is available for both men and women. तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस में women जा रही हैं, तो आप मेंटल क्रुएल्टी एज अ ग्राउंड में ले सकते हैं डिवोर्स. दैट इज बीइंग ग्रांटेड. एंड दैट्स व्हाट आई टेल मेन कि भाई आप मेंटल क्रुएल्टी का ग्राउंड डाल दो, पहले ही डाल दो, तो आपके ऊपर फेक केस लगेगा तो प्रूफ ही हो जाएगा. बट रिप्लाई पे वो भी तो कुछ करेगी कि चलो ना, वो बात है एक्ट्स के बेसिस पे फिर तो आएगा. हाँ, हर इंसान अपने को डिफेंड करेगा, हो सकता है, और जजेस आर एट ट्रायल, वो डिसाइड कर लेंगे फैक्ट्स देख के, मगर अपने को सेफगार्ड करने के लिए अगर आपके ऊपर मेंटल क्रुएल्टी होगी तो आप भी डाल दीजिए, राइट. एंड आई एम सेइंग दिस फॉर द सिंपल रीजन कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या है. We don't want people committing suicide. That is for the weak, and we want people to part ways but live happily. Right. So Prachi ji, we are about to end this podcast. End करने के पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोग अभी फिलहाल लॉ कॉलेजेस में हैं, एक सेक्शन होता है उनका मूड कोर्ट.
तो मूड कोर्ट के मेरे को बहुत सारे सवाल रिसेंटली मैंने स्टोरी में डाला था, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि लोगों ने बोला कि आपसे पूछने की मूड कोर्ट का मेन पर्सपेक्टिव क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है या फिर आपको नॉलेज देना होता है, इस पे आप थोड़ा सा आप हाईलाइट कर दो। आई थिंक इट इज बोथ। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और नॉलेज भी बढ़ता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, नॉलेज तो बढ़ ही रहा है, पढ़ने से भी नॉलेज बढ़ रही है, रिसर्च से भी बढ़ रहा है, मगर एक बार आप जब एक मूड कोर्ट में आप अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे से सुन रहे हैं, अपनी कमियां से सीख रहे हैं, अगल बगल के बच्चों को देख रहे हैं, तो उससे आपको आगे करने का तरीका आता है, रिसर्च करने का तरीका आता है, अपनी बात को रखने का तरीका आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज कॉन्फिडेंस, नॉट ओनली इन लॉ, हर चीज में कॉन्फिडेंस जरूरी है। और जितना आप जो काम आपको लगता है आप नहीं कर सकते मगर फिर भी आप उसको रोज रोज करेंगे, कॉन्फिडेंस इज नथिंग बट ग्रिट। आप रोज डिसिप्लिन के साथ कोई भी काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि तब आदत पड़ जाएगी, और आदत पड़ जाएगी तो कॉन्फिडेंस ही, राइट? सो मूड कोर्ट आई पर्सनली फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। बट आपको लगता है कि जज के सामने अगर आप अपीयर हो रहे हो, जैसे अंशिका है, शी इज यंग लॉयर, तो ये कभी ना कभी अपीयर होगी जज के सामने, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं नीचे चला जाता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, मैं कोर्ट में जाता हूँ, मैं थोड़ा सा देखा हूँ, लोग नर्वस हो जाते हैं, जो यंग लॉयर्स है वो नर्वस हो जाते हैं, तो उसको वो बिल्ड करना कैसे सीखे, क्योंकि जज भी सुनते नहीं है। क्योंकि क्या होता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जज आपके आर्ग्यू को काउंटर करेंगे और काउंटर रिप्लाई नहीं है आपके पास। राइट, सी उसका तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप जा रहे हैं अपनी फाइल पढ़ के जाइए, अपने पॉइंट्स बना के जाइए, एक स्लिप पे लिख लीजिए अपने पॉइंट्स जो आपके हैं बेसिक, फाइल को टैग कर दें, उस पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पोस्ट-इट्स लगा के टैग कर दें, राइट? और अपने पॉइंट्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आज आईपैड हम लोग आजकल यूज करते हैं, बट स्टिल मेक इट ऑन अ पेपर एंड कीप। सेकेंडली, एक बहुत अच्छा तरीका सीखने का होता है कि जब आपके केसेस ना भी हो तब भी आप जाके कोर्ट में बैठिए, देखिए कि आपके सीनियर्स या बाकी वकील कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं, जज कैसे उनसे क्रॉस कर रहे हैं, उससे आपको सीखने को मिलेगा, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपको फिर ये नहीं लगेगा कि अरे ये सिर्फ मेरे से ही ऐसे बोले, वो तो सभी से ऐसे बोलेंगे, उनकी जिम्मेदारी है पूछना और आपकी जिम्मेदारी है प्रिपेयर होकर आंसर देना। और जब आप एक हफ्ता अगर आप जाके देखेंगे तो आप सीखेंगे कि मुझे कैसे जवाब देना है, दैट इज कोर्ट क्राफ्ट, और वो वहीं पे जाके सीखने को मिलेगा, ऑफिस और टेबल पे नहीं मिलेगा, राइट? टोटली अग्री। सो यस प्राची जी, बस वी आर डन विद द इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अंशिका, एंडिंग नोट में आपको कुछ बोलना है मैम को? Ma'am, I would just like to thank you for a very enlightening session. I'm sure जो layman भी देख रहे होंगे उन्हें भी बहुत help हुआ होगा, क्योंकि लॉ ऐसी फील्ड है कि ऑलमोस्ट सब इंटरेस्टेड होते हैं इसके बारे में जानने में। तो आपने जितना सिंपली पुट किया है, आई एम वेरी श्योर everyone must be will love it, yeah. really enlightened. Yes. Thank you, Anshika, and thank you, Abhijit. Thank you so much. Thank you.